हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से करते आ रहे होंगे। तो पहले की आपकी जो क्लासेस 36, 37, 38, 39 4 क्लासेस हो चुकी हैं इंग्लिश एमसीक्यू। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 40 क्लास नंबर 40। उसमें भी आपके पास आपके जो है 20 एमसीक्यू होंगे जो अच्छे से अच्छे आपसे कराए जाएंगे, आपको कराए जाएंगे और आपको जो है उनके नोट्स बनाने। जो आपका इंग्लिश एग्जाम का जो इंग्लिश जो होगा एग्जाम उसका नज़रिए से देखा जाए कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके सारे जितने भी आपसे कराए जा रहे हैं फिलहाल 36 से लेकर के इसके आगे भी जितनी भी क्लासेस आएंगी वहाँ जितने भी एमसीक्यू आपके आएंगे 20 वो एमसीक्यू आपके यहीं से आने, इसलिए इन एमसीक्यू को बहुत बारीकी से और ध्यान से समझें। कुछ एमसीक्यूज में बच्चों को दिक्कत यूँ आती है कि कहीं कहीं पे जो ऑप्शन आपके होते हैं वो करेक्ट नहीं होते, कुछ ऑप्शन होते हैं रॉन्ग होते हैं। तो उन चीज़ों को भी हम साथ में आज देखते जाएंगे। और अगर वीडियो में या फिर किसी भी आपके आंसर में आपको डाउट है तो आप जो है हमको जो है अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास क्लास नंबर 40। ये आ रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन 20 का 1। पहला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पढ़ करके इसके एमसीक्यू इनके जो क्वेश्चन नीचे दिए होंगे उससे आंसर पुट करना। तो पैसेज है, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड, इट forms his her character and makes him her a fit citizen. The child who is allowed to have his her own way becomes wayward. The child who is allowed all sorts of excesses like running about in the sun, exposing himself or herself to cold, eating wholesome things, will fall all frequently as a result. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his her lessons properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of the society. अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, कि जो अनुशासन है बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। बिकॉज क्योंकि इट मेक्स हिम हर हार्ड वर्किंग, या फिर इट मेक्स हिम हर ट्रूथफुल, या फिर इट मेक्स हिम हर ऑनेस्ट, या फिर इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर अ गुड सिटीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पे कि दिया हुआ यहाँ पे, द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज हर वन वे बिकम्स वेवर्ड। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ टू कोल्ड, ईटिंग होलसम थिंग्स विल फॉलन फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट। तो जो इसका आपका फर्स्ट जो आंसर होगा वो यहाँ पे नहीं है, वो आपका फर्स्ट आंसर जो आपका क्वेश्चन का होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर्स एंड मेकिंग हिम हर अ फिट सिटीजन। और आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सेकंड दिया हुआ है, सॉरी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि इट फॉर्म्स हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम या हर अ गुड सिटीजन। ये चरित्र का निर्माण करता है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाता है। कौन? डिसिप्लिन बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनके कैरेक्टर को, उनके चरित्र का निर्माण करता है और उनको एक अच्छा क्या बनाता है? नागरिक बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन। A disciplined child will grow up to be a problematic person या senseless person या useful member of the society या फिर poor family। अब इसका आंसर देखेंगे, सबसे लास्ट में दिया होगा कि अब यूजफुल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, सबसे लास्ट में दिया हुआ है यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? नेक्स्ट वाला। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, क्या हो जाएगा ऑप्शन? यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एज यूज इन द पैसेज। फ्रिक्वेंटली का आपको बताना है अपोजिट। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफन, रेयरली, मोस्टली, आर, ए, बी एंड सी या आर करेक्ट। तो इसका जो अपोजिट होगा वो है आपका रेयरली। वो आपका कौन सा है, रेयरली। वो आपका है ऑप्शन रेयरली। ठीक है, अपोजिट किसका पूछ रहा है, फ्रिक्वेंटली का पूछ रहा है अपोजिट, तो क्या हो जाएगा आपका रेयरली हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, वहां पे पैसेज आपके खत्म हो गए। पैसेज के 3 क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं 1 2 3। ठीक है, तीनों एमसीक्यू आपके इसके हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रामर से। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर द। अब इस सेंटेंस को समझो। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। और क्वेश्चन देखेंगे, इस जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे। विल हैव लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, विल हैव लगा हुआ है। और विल आपके इसमें आता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें कंडीशन लागू होती है। बिफोर वाले सेंटेंसेस में किसमें कंडीशन लागू होती है, बिफोर एंड आफ्टर वाले सेंटेंस में कंडीशन लागू होती है। जो बिफोर वाले की पहली क्लास होती है वो आपका विल हैव से स्टार्ट किया जाता है, अर्थात वो होती है फ्यूचर परफेक्ट में। और जो इसके बाद जो बिफोर के जो बाद की जो क्लॉज स्टार्ट होती है वो आपकी होती है फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से तो आप लोगों को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस वर्ब का यूज किया जाता है, V1 का यूज किया जाता है और V5 का यूज किया जाता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, एक तो दिया हुआ है रीच्ड एंड रीच, हैड रीच्ड या फिर रीचेस। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब होगा, किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। रीच ये आपका V2 में, ठीक है, रीच फर्स्ट फॉर्म में, हैड रीच्ड ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद जो रीचेस है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर। यदि आप अपना कार्य केयरफुली ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, तो यू आर तो आप क्या हो, तो आप हो वर्थलेस या सेंसलेस या केयरलेस या फिर चांसलेस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, केयरलेस। केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। यदि आप अपना कार्य जो है लापरवाही से करते हैं तो आपको कहा जाएगा यू आर केयरफुल, सॉरी यू आर केयरलेस। और नेक्स्ट पे देखेंगे क्वेश्चन, रीअरेंज करना है इस सेंटेंस को। फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू, और फिर क्वेश्चन मार्क। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बारीकी से, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी गलती आपका पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब कर सकती है। लास्ट में ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। अब जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो कैसा बनेगा आपका, इंट्रोगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आपकी या तो क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है, वाई टाइप क्वेश्चन टाइप से, और यदि यस नो टाइप क्वेश्चन होगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसका पहला जो ऑप्शन ए है, दीज बॉयज नॉट डू प्ले फुटबॉल, दीज बॉयज नॉट डू प्ले फुटबॉल, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। सेकंड में देखेंगे, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, क्या ये बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। तो आपका ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में आपका दीज बॉयज सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, उसके बाद में आपका नॉट भी दिया हुआ है, ठीक है, प्ले फुटबॉल, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दिया है और ऑब्जेक्ट भी दिया। तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, और यहाँ पे लगा क्या हुआ,
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए पहले, या फिर आपका होना चाहिए इंट्रोगेटिव वर्ड होना चाहिए। इसमें है तो डू नॉट प्ले दिस बॉयज फुटबॉल, ये भी आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये भी सेंटेंस आपका गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? मिसस्पेल्ड हमने बताया था, इस स्पेलिंग को सही से चेक करना पड़ता है, तब जाके आप इसमें पता लगता है कि इसमें आंसर कौन है। कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन आपके पास मिलेंगे जिसमें चारों के चारों सही होंगे, उसमें कोई भी एरर नहीं होती है। यहाँ पे जो पहला वर्ड दिया हुआ है डिस्टिंग्यूश, ठीक है, डिस्टिंग्यूश में जो आपकी गलती है वो क्या है? ई की। यहाँ पे जो गलती है वो क्या है? ई की है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई होना चाहिए था। यहाँ पे होना चाहिए था भैया आपका आई। तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग होती है वो होती है डिस्टिंग्यूश, ठीक है, ये इसका करेक्ट वर्ड होता है, ये आपके यहाँ पे गलत। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही करेंगे हम? फर्स्ट वाला ऑप्शन हम कैसा करेंगे? फर्स्ट वाला। एकम्पलिश, पेरिश, पनिश, ये तीनों आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट है। जो फॉल्ट है, जो गलती है, जो कमी है वो किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। मीरा लुक्स स्पेस हर पेरेंट्स वेरी वेल। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? प्रीपोजिशन फिल करना है। तो पहला प्रीपोजिशन है आपका अप, फिर इन, फिर डाउन एंड फिर आफ्टर, ठीक है। तो लुक्स और लुक्स आफ्टर देखभाल करना। लुक्स आफ्टर क्या होता है? इसके बाद में कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो किया जाता है? लुक्स के बाद में आपका लुक के बाद में आफ्टर देखभाल करने के बाद। तो मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। मीरा अपने माता पिता की जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उनकी देखभाल करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फिल करेंगे आफ्टर। क्या करेंगे हम? फिल करेंगे आफ्टर, फिल करेंगे। मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। नेक्स्ट, read the passage carefully and choose the correct option to answer the following question। यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है जो आपका लिटरेचर से है, प्रोज, ठीक है। और माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव इवन सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 and she was 25। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। I was born on 12th June 1929। I lived in Frankfurt until I was 4। My father immigrated to Holland in 1933। ये आपका किस चैप्टर से है? एनी फ्रैंक से, ठीक है। एनी फ्रैंक चैप्टर से ये आपका पैसेज लिया गया है। तो इसके जो हम क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, कि जो लेखक हैं उनके पिता ने डिड नॉट मैरी विवाह नहीं किया जब तक वो नहीं हो गए थे। जब तक वो नहीं हो गए थे अर्थात उम्र पूछी जा रही है। 25 जब तक वो 25 साल के नहीं हो गए थे, या 27 जब तक वो 27 साल के नहीं हो गए थे, या फिर 34 या फिर 34 साल के नहीं हो गए थे, या फिर 36 या फिर 36 साल के नहीं हो गए थे। ऑप्शन पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि माय डिडंट मैरी माय मदर, कि मेरे जो पिता थे उन्होंने मैरी नहीं किया, उन्होंने माता से विवाह नहीं किया। कब तक? अंटिल ही वाज 36, जब तक वो 36 के नहीं हो गए। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। 36 कितना है? 36। तो इसका जो आंसर होगा 36 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? 36 का डी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर? 36। क्लियर। नेक्स्ट, द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, जो लेखक के जो पिता थे वो हॉलैंड गए। कब गए? 1926 में, 1929 में, या फिर 1933 में, या फिर 1940 में। पैसेज पे फोकस करेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1933। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1933। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। Choose the correct option to answer the following questions। Lancho wrote to God, if you don't help me, my family and I will go space this year। लैंचो चैप्टर से लेटर टू गॉड से लिया गया है। लैंचो रोट टू गॉड, लैंचो ने ईश्वर को लिखा कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो माय फैमिली एंड आई विल गो। ऑप्शन दिया हुआ है वहीं से फिल करना है, टू द डॉग्स ड्राई एंड मैड एंड हंग्री। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो फिल करेंगे वो क्या करेंगे, हंग्री। यहाँ पे जो फिल किया जाएगा वो किया जाएगा हंग्री। तो सेंटेंस बनेगा लेंचो रोड टू गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ईश्वर यदि आप मुझे सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। नेक्स्ट, द स्पेस टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स एम्पायर थिएटर फ्रॉम्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये जो आपका ऑप्शन है वो लिया गया है नेल्सन मंडेला, ठीक है, जिसके वो राइटर हैं। चैप्टर का नाम क्या है, 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 ना, चैप्टर क्या है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, उसके राइटर है नेल्सन मंडेला। उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे द शेरमनी टू प्लेस, उद्घाटन ही तो था ना, उद्घाटन था, ठीक है, शपथ समारोह में सेरेमनीज आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ना तो वेडिंग थी, ना फेस्टिवल था, ना कोई पार्टी थी, क्या थी, शेरमनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, द गर्ल वल्यामई वाज कॉल्ड स्पेस फॉर शॉर्ट। जो लड़की वल्यामई थी उसको शॉर्ट में क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था उषा या वल्ली या अरिमा या कुत्ती। तो यहाँ पे देखेंगे वल्यामई को शॉर्ट में क्या कहा जाता था, वल्ली कहा जाता था। इसका जो है नाम ही इसी में आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14। ये आपका दिया हुआ है स्टैंजा, द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसके क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए हुए हैं, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा डी। इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन। उपरोक्त पंक्तियां जो दी गई हैं उसके जो राइटर का नाम क्या है। पहली बात ध्यान दीजिए कि जो आपका जो स्टैंजा दिया हुआ है किस चैप्टर से दिया हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो से दिया हुआ है। तो डस्ट ऑफ स्नो में जो आपके जो पोएट हैं उनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, choose the correct option to answer the following question. Tricky would tackle a meal at any hour because his only fault was attractions, hunger, willingness या फिर greed। ट्रिकी को सबसे ज्यादा क्या था, लालच था, ठीक है, ट्रिकी को सबसे ज्यादा क्या था, लालच था। तो लालच था भोजन का, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आंसर, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, in 2 weeks Tricky had been transformed into a lit heart muscle। ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड, एनिमल या फिर इंसेक्ट। ट्रिकी क्या था, एक एनिमल था। ट्रिकी क्या था, एक डॉग था ना, तो वो क्या किसमें आ जाएगा, एनिमल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एनिमल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, मैडम लॉसेल सफर्ड फ्रॉम। मैडम लॉसेल सफर्ड फ्रॉम, जो मैडम लॉसेल थी वो किस चीज से संघर्ष कर रही थी, किस चीज से ग्रसित थी। द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट या द शैबी वॉल्स, द वॉर्न चेयर्स या ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर की अगर बात करें तो लॉसेल जो थी वो पॉवर्टी से भी ग्रसित थी, अपार्टमेंट की, ठीक है, और शैबी वॉल से भी, और वॉर्न चेयर से भी। तो इसमें जो है आपके तीनों पॉइंट जो हैं वो है क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, ऑल ए बी सी, ये क्या होंगे, तीनों करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, भोली's फादर रामलाल हैड। जो भोली के पिता रामलाल थे उनकी कितनी संतानें थी, उसमें भी पूछा जाए 3 sons and 4 daughters, 2 daughters and 5 sons, 4 sons and 3 daughters, 1 daughter and 6 sons। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसका आंसर भी आप सबको पता होगा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि जो रामलाल थे उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, राधा। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, राधा, और उसके बाद में मंगला, ठीक है। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी
greedy and contemptible coward as my husband. What does this statement suggest? जब भोली ने अपने विवाह के दौरान जब ये कथन कहा था, इस कथन को सुन करके आप बता सकते हैं कि वो कैसी लड़की थी। वो कायल लड़की थी, या भोली वाज बोल्ड या साहसी थी, भोली वाज इलिटरेट वो अनपढ़ थी, या भोली वाज अगली भोली कुरूप थी। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, भोली वाज बोल्ड। ठीक है, वो पढ़ी लिखी हुई थी उस समय जिस समय इसका विवाह हो रहा था। इनकी अध्यापिका ने उसको जो है साहस दिया, उसको सिखाया, उसको पढ़ाया। तो जब ये कथन भोली ने कहा था अपनी मैरिज में, अपने शादी में, तो उसको जो है एक साहसी लड़की बताया गया था। क्या बताया गया था? साहसी लड़की बताया गया था। ठीक है, तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन में क्लास नंबर 4। ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बना लिए और इसमें जो डाउट्स हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। धन्यवाद।